हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ये जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, तो दोस्तों उनके द्वारा महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि ये योजना है क्या। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की जो बसें हैं उनमें महिलाओं की जो टिकट है उसकी कीमत को 50% कर दिया है। यानी जो टिकट है दोस्तों महिलाओं की, जितना भी किराया होगा उसका 50% लगेगा। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो दोस्तों ये है नारी को नमन योजना। अब यहां पर बात आई है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी जो राजधानी है वो है शिमला। क्या है दोस्तों? शिमला। और इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला। क्या है दोस्तों? धर्मशाला। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी हमने डिस्कस किया है, कौन है? जयराम ठाकुर हैं। और राजेंद्र अर्लेकर जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 68 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। ड्रोन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो कौन है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कांगड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों जो टी राजा कुमार हैं वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो संस्था है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप अक्सर सुनते होंगे कि जो पाकिस्तान है वो FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। इस प्रकार की न्यूज हमेशा आती रहती है और जो पाकिस्तान है वो हमेशा ग्रे लिस्ट में बना ही रहता है। तो FATF के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं? टी राजा कुमार बनाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है दोस्तों। तो सिंगापुर के भारतीय मूल के हैं टी राजा कुमार, तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली और उसकी निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति जो है वो 2 साल के लिए की गई है और उन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो 1 जुलाई से शुरू कर दिया है। दोस्तों FATF के सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया है। यानी दोस्तों इससे पहले FATF के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर मार्कस प्लियर, जो कि जर्मनी के थे। दोस्तों FATF 1989 में G7 के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को रोकने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। यानी दोस्तों जो आतंकवाद को फंडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए इस संस्था का निर्माण G7 देशों के द्वारा किया गया था। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों FATF की जो सिफारिशें थी उन्हें 1990 में पहली बार लागू किया गया था। ठीक है, FATF की स्थापना 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में G7 देशों के द्वारा की गई थी। FATF का सचिवालय जो है वो कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी की फंडिंग जैसे खतरों से निपटना और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ाना। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा कि FATF के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं? टी राजा कुमार, और वो कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र के। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि जो महाराष्ट्र है वहां पर शिवसेना के कुछ विधायक बागी हो गए थे और उन बागी विधायकों के जो लीडर थे उनका नाम था एकनाथ शिंदे। क्या नाम था दोस्तों? एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे और प्लस बीजेपी ने मिलकर के वहां पर एक नई सरकार का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, बीजेपी जो है एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रही है। इस प्रकार से अब जो महाराष्ट्र की विधानसभा थी उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष का पद था वो खाली था, क्योंकि इससे पहले नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो अब ये पद खाली था, तो जो राहुल नार्वेकर हैं वो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ एक रिकॉर्ड बना है, तो ध्यान से सुनिएगा। राहुल नार्वेकर जो है वो किसी भी विधानसभा के सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनकी जो उम्र है वो है 45 साल। कितनी है दोस्तों? 45 साल। तो 45 साल के जो राहुल नार्वेकर हैं वो किसी भी राज्य की विधानसभा के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष हैं। उम्र कितनी है? 45 साल है। और दोस्तों ये महाराष्ट्र विधानसभा के भी सबसे युवा अध्यक्ष हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आपको नोट कर लेना है। अगर हम बात करें दोस्तों राहुल नार्वेकर की, तो इनका संबंध शिवसेना से, एनसीपी से, और अभी फिलहाल में वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। डिप्टी स्पीकर नरहरि जिलवार कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, तो अब वो पद मतलब नरहरि जो जिरवाल हैं वो हट गए हैं और जो राहुल नार्वेकर हैं वो अध्यक्ष बनाए गए हैं विधानसभा के। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी के द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो दोस्तों ये फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र है, यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो तालाबों में, बड़े बड़े जो जलाशय डैम होते हैं वहां पर बनाए जाते हैं, या फिर कोई बड़ी नदी होती है तो उस पर ये फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से अभी हाल ही में तेलंगाना में एनटीपीसी के द्वारा सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के द्वारा रामागुंडम तेलंगाना में पूरी तरह से चालू किया गया है। अब ये एक सवाल है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के किस स्थान पर चालू किया गया है? तो ये किया गया है रामागुंडम नामक स्थान पर। इस सोलर प्लांट की जो क्षमता है वो है 100 मेगावाट की। यह उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल है और यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ में फैली हुई है। यानी दोस्तों ये जो परियोजना है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये 500 एकड़ में फैला हुआ है और इस परियोजना को 49 ब्लॉकों में बांटा गया है और प्रत्येक ब्लॉक में 2.5 मेगावाट की क्षमता है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट करते जाना है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स किस दिन मनाया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जुलाई के पहले शनिवार को। तो जुलाई का जो पहला शनिवार है वो कब पड़ा था? 2 जुलाई को। यानी 2022 का जो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस है या इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स है, तो ये 2 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आपको नोट कर लेना है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के समान लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो दोस्तों वो हैं अमित शाह, और अमित शाह जो है वो भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लें आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टेट के सीकरी जिले के रोहिल खंडेला तहसील में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो दोस्तों वह कौन सा स्टेट है जहां पर यूरेनियम पाया गया है? तो ये पाया गया है राजस्थान में। कहां पर पाया गया है दोस्तों? राजस्थान में। तो जो राजस्थान का सीकरी जिला है और सीकरी जिले की जो खंडेला तहसील है उसके रोहिल नामक स्थान पर यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं।
ठीक है दोस्तों, तो जो यूरेनियम है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है और वो कहाँ पाया गया है, राजस्थान में पाया गया है। ठीक है, यह जो है राजधानी जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश झारखंड के बाद राजस्थान भारत का तीसरा राज्य बन गया है जहां पर यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम को दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों के रूप में गिना जाता है। विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में कजाकिस्तान है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर यूरेनियम पाया जाता है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, झारखंड और अब कौन सा नया स्टेट जुड़ा है, उसका नाम है राजस्थान। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो उनका नाम है सिनी सेठी। क्या नाम है दोस्तों? सिनी सेठी। तो सिनी सेठी जो है वो मिस इंडिया 2022 चुनी गई है। ठीक है, कर्नाटक की हैं सिनी सेट्टी, तो उन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब दिलाया गया है, यानी उन्हें ये खिताब मिला है। उन्होंने 31 फाइनेस्ट को मात देकर के, यानी उन्हें पीछे करके ये खिताब हासिल किया है। जो राजस्थान की रूबल शेखावत थी वो फर्स्ट रनर अप रही हैं तथा उत्तर प्रदेश की जो सिनाता चौहान थी वो सेकंड रनर अप रही हैं। सिन्हा शेट्टी की बात करें तो वो अभी चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का कोर्स कर रही हैं और उनके पास अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर की डिग्री है। उन्हें डांस करने का भी काफी शौक है और उन्होंने भरतनाट्यम को सीख रखा है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, किस दिन अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 3 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 जुलाई को। तो हर साल 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लोगों को प्लास्टिक बैग और अन्य वस्तुओं के प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यानी दोस्तों इसका उद्देश्य ये है कि लोग जो हैं वो प्लास्टिक बैग का कम यूज करें और उसके जो विकल्प हैं उनका यूज ज्यादा करें। अभी हाल ही में हुआ क्या है, भारत ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है दोस्तों? कि जिसका हम एक बार उपयोग करें और फिर उसका दोबारा उपयोग ना करें। दोस्तों एक रिसर्च में बताया गया है कि जो प्लास्टिक होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है, वो लगभग 1000 साल में समाप्त होती है, नष्ट होती है। तो दोस्तों इतने में वो बहुत ही प्रदूषण करती है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर प्रकार से प्रदूषण करती है। तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है वो हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। दोस्तों अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? और तीसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।